जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी एकदम अच्छे ढंग से चल रहा होगा, ऐसी हमारी पूरी आशा है आप सभी से। साथियों आज के टॉपिक में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जो जेएसएससी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसमें कृतिका भागटू और क्षितिज भागटू से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है जो कि कक्षा 10 का सिलेबस है। ठीक है, कक्षा 10 की पुस्तकें हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है तो 300 नंबर का पेपर नंबर 1 पूछा जाता है और इसमें आपको 30% जो है अंक लाने ही लाने होंगे, तभी आप पेपर नंबर 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो 30% माने कि 90 नंबर। अगर 100 में 30 नंबर लाते हैं तो एक प्रश्न 3 नंबर का बना तो 90 नंबर लाना ही लाना होगा। इससे कम लाएंगे तो आप पेपर नंबर 2 नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए साथियों आप लोग मेहनत करिए और मेरिट आपका 300 नंबर का पेपर नंबर 1 होगा और 300 नंबर का पेपर नंबर 2 होगा, तो 600 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए दोनों पेपर में। ठीक है, तो साथियों आज के टॉपिक में हम आप सभी को क्षितिज भागटू के जो काव्य खंड के कवि हैं हम उनका जीवन परिचय बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों बिना देरी किए हुए। पहले हम सूरदास जी की बात करते हैं, इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। तो चलिए, सूरदास का जन्म साथियों सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता सूरदास के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सी ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। मृत्यु और निधन याद रखिएगा और उनका जन्म स्थान जरूर, और उनकी जो फेमस पुस्तकें हैं, कृतियां हैं, ग्रंथ हैं, उनको जरूर याद रखना है। उनके 3 ग्रंथों, एक सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य जो है वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय की। तो चलिए तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था साथियों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आप लोग याद रखिएगा, रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका किसकी कृति है। 4 ऑप्शन देगा, तो आपको जब पता नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए कृतियां जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको जरूर याद रखिएगा और कौन सा पाठ इन्होंने लिखा है। कृतिका और क्षितिज भागटू की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा लिखा है, पुस्तक क्या है, कौन सी पुस्तक है। ठीक है, काव्यखंड या गद्यखंड, और कवि का जन्म स्थान और मृत्यु वर्ष स्थान जरूर याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ था। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से कवि का देहांत काशी में हुआ था या कौन से सन में काशी में किसका देहांत हुआ था, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सुरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छठा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ठीक है, अगले कवि हैं साथियों देव जी। ठीक है, अब देव के नाम से आपको याद कंफ्यूजन होगा कि देव आखिर इनका पूरा नाम क्या है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है, जिन्हें हम देव कहते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी को हम क्या कहते हैं, निराला कहते हैं, निराला के नाम से। अज्ञेय कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। वैसे ही देव माने देवदत्त द्विवेदी जी को
देव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसन, भावनी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 1767 में हुई थी। ठीक है, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं साथियों, तो उनका भी जीवन परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख जो काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों कि आंसू या झरना या लहर किसकी कृति है? तो जो हमारे साथी पढ़े रहेंगे वो जवाब दे पाएंगे, जो साथी नहीं पढ़े रहेंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुरी, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अगले कवि हैं साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी जब मैंने बात किया था, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म साथियों बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गाढ़ाकोला यानी जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आदमी जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता और नए पत्ते हैं। उपन्यास है उनकी, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अगले कवि हैं साथियों नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम बैजनाथ मिश्र था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बैजनाथ मिश्र किसका नाम है? तो नागार्जुन जी का। ठीक है, तो आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। ये क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा ये सब। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। कौन से कवि या लेखक हैं जो मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं? तो आपको बताना है, वो हैं नागार्जुन।
लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं। साथियों, अगले कवि हमारे हैं गिरजा कुमार माथुर जी। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, काव्य संग्रह है, जन्म कैद नाटक है, नई कविता है, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचना। ठीक है। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मक संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। ठीक है। उनकी कविताओं में ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो भाषा हैं वो जरूर मिलेंगी। अगले हमारे कवि हैं ऋतुराज जी। तो ऋतुराज जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मणाधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। और हमारे जो आखिरी कवि हैं मंगलेश डबराल जी, माने क्षितिज भागतु के जो काव्य खंड के कवि हैं, वो टोटल 9 कवि हैं। ठीक है। तो 9 कवि जो कि लास्ट कवि हैं। मंगलेश डबराल का जन्म साथियों होता है 1948 में टिहरी गढ़वाल यानी उत्तरांचल के काफला पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा जो हुई देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशन बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है, तो इन्हें भी पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृत के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। ठीक है साथियों, तो ये था आपका क्षितिज भागतु के काव्यखंड के जो 9 कवि थे उनका जीवन परिचय। इसके बाद हम क्षितिज भागतु के ही जो गद्य खंड के कवि हैं, माने कि कितने कवि हैं, 9 इधर हो गए और 13 उसमें हैं, तो कुल मिला के 22 हैं। 22 चैप्टर आपको पढ़ना है टोटल। ठीक है। 9 इसमें माने 17 जो है आपका क्षितिज भागतु में है और 5 जो है कृतिका भागतु में है। तो कुल मिला के 22 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 22 कवियों का लेखक लेखिका का जीवन परिचय देखना है। तो साथियों टोटल 22 चैप्टर कंप्लीट करना है, जिसमें से 17 हमारे क्षितिज भागतु और 5 कृतिका भागतु के हैं। ठीक है। और 17 में जो क्षितिज भागतु के 17 हैं, जिसमें से काव्य खंड के 9 हैं और 8 जो है वो गद्य खंड के हैं। ठीक है। तो साथियों कैसी लगी आप सभी को वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और बीच बीच में देखते रहिए और आपकी पढ़ाई भी निरंतर बनी रहेगी। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।